हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवरा। आप सबका स्वागत है रोजी रोटी कार्यक्रम में। दोस्तों, इस बार रोजी रोटी का कार्यक्रम थोड़ा सा सोमवार से स्लिप होके पीछे हो गया 1-2 दिन। तो उसके लिए सबसे पहले हम आपसे माफ़ी चाहेंगे। कुछ थोड़े से ऐसे हेल्थ प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से आपके सामने आने में कुछ देरी हुई है। हमेशा की तरह हमारे साथ हैं हमारे मित्र नयन पारिक जी। नयन भाई, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच आपका दिनेश भाई। और बिल्कुल आपका बताना चाहूंगा दर्शकों को कि दिनेश भाई की तबीयत अभी भी थोड़ी सी अ, ऊपर नीचे है, पर उसके बावजूद वो ऊपर से मैं कह रहा था कि इस बार वो हम लोग इस बारी इस वीक का रोजी रोटी स्किप करें और नेक्स्ट मंडे को रखें जब तक उनकी हेल्थ कंप्लीटली ठीक ना हो जाए। पर उनका एक जो डेडिकेशन है और एक रोजी रोटी के प्रति कमिटमेंट है, उसके कारण मेरे ख्याल से आज कंप्लीटली हेल्थ उनकी साथ न देने के बावजूद उन्होंने कहा नहीं 2 दिन का डिले इनफ है, पर मैं उससे ज़्यादा एक वीक का स्किप नहीं करना चाहूँगा। तो दर्शकों को बताना चाहूँगा, मेरी सब दर्शकों की ओर से दिनेश भाई प्रार्थना और शुभकामनाएं कि आप बहुत जल्दी अपने जो यूजुअल हेल्दी सेल्फ, चर्पी सेल्फ, आनंदी जो आप रहते हैं, हमेशा हेल्दी रहते हैं, उसमें दोबारा आप जल्दी आ जाएं और जो भी बहुत बहुत बीमारी है वो जल्द से जल्द आपसे ले रुखसत और आप फिर तरोताज़ा होकर रोजी रोटी को फिर अ, अपने तरह से कंडक्ट करने लगे। वही शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और आपकी शुभकामनाएं ज़रूर मेरे काम आएंगी, क्योंकि ब्लेसिंग्स ही हैं जो दवा के साथ काम करती हैं। तो दवा के साथ दुआ भी काम करती है, ये मैं बात मानकर चलता हूँ। तो जी आप जी। सबका बहुत बहुत धन्यवाद नयन भाई, आपका तो खास तौर से बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल। खैर, जी आज बात करेंगे जैसे कि उम्मीद थी कि पेट्रोल, डीजल, एलपीजी सब प्राइसेस बढ़नी शुरू हो गई हैं। एटीएफ की प्राइस बढ़ चुकी हैं। और जो हवाई जहाज के किराए दिल्ली मुंबई के 4,000 होते थे, अब 8-9-10,000 पर आ गए हैं। इसके अलावा कुछ ग्रोथ फोरकास्ट भी आई हैं जो थोड़ी ऊपर नीचे हो रही हैं भारत के लिए, यूक्रेन युद्ध के मद्देनज़र। और शायद थोड़ी ग्रोथ कम होगी, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जो विपरीत प्रभाव हैं इकोनॉमी के ऊपर अब नज़र आने शुरू हो गए हैं। तीसरा एक छोटा-सा टेल पीस ये है कि अ, एकदम से चुनाव खत्म हुए हैं तो सरकार की बहुत बड़ी रेड पड़ रही है कुछ बड़े-बड़े उद्योगपतियों पे, जिसमें हिरणदानी ग्रुप हैं जो एस्टेट एजेंट हैं, एस्टेट उसमें बिजनेस में हैं। रियल एस्टेट मोगुल उस है आपके यहाँ, तो रियल एस्टेट में बड़ा नाम है उनका। और साथ में हीरो मोटर्स के ऊपर भी रेड हुई है, जो कि भारत के अंदर मोटरसाइकिल के सरताज हैं देखा जाए तो। खैर, ये थोड़ी-थोड़ी घटनाएँ घटी हैं, इसी के ऊपर नयन भाई की टिप्पणी लेंगे और पूछेंगे कि क्या चल रहा है। सबसे पहले तो जिसका अंदेशा था कि पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ गई और बाज़ार पर उसका नज़र कुछ आ रहा है असर। अ, मेरे ख़्याल से 2 दिन के अंदर ही करीब पौने ₹2 के तो रेट बढ़ चुके हैं। होलसेल डीलर्स के लिए करीब ₹25 से ₹28 के रेट बढ़ गए हैं डीज़ल के एट वन शॉट। और मैं समझता हूँ हो सकता है अगले 15 से 20 दिन के अंदर हमें भी 10 से ₹15 का इज़ाफ़ा देखने को मिलेगा पेट्रोल डीजल के प्राइसेस को पेट्रोल पंप पर। और साथ में एलपीजी की प्राइसेस भी अप होंगी, सीएनजी और पीएनजी की प्राइसेस भी अप हो गई हैं। नैन भाई, रसोई के ऊपर तो उल्टा असर शुरू हो गया है, आपकी टिप्पणी। मुझे जैसे आपने दिनेश भाई कहा कि ये तो अंदेशा था ही, और ये थोड़ा सा हम लोगों को लग भी रहा था कि कहीं पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ जाएंगे। फॉर्चुनेटली 4-5 महीने से नहीं बढ़े थे। इलेक्शंस बाकी के सब हालातों को काइंड ऑफ देखते हुए मेरे ख्याल से सरकार ने भाव नहीं बढ़ाए थे। और एक टाइम पे जबकि क्रूड का भाव $139 हो गया था, तब हम लोगों को लग रहा था कि जल्द से जल्द हम लोग काइंड ऑफ प्राइस इंक्रीज फेस करेंगे पेट्रोल डीजल में। फॉर्चुनेटली वो नहीं हुआ और इतना ज़्यादा नहीं बढ़ा। तो मैं समझ रहा हूँ कि बढ़ा है ज़रूर, पर हम लोग जो मानते थे शायद इतना ज़्यादा इसलिए नहीं बढ़ा क्योंकि 139 से क्रूड का भाव है वो भी थोड़ा सा नज़दीक आ गया $100 के आसपास। अब और तो सुना है कि 118 पे आ गया वापस ये। हाँ, 108, फिर 110, 110, 115, 115। 115 ऐसे ही चल रहा है। जी। बिल्कुल। जो कि इकोनॉमिस्ट होने के मेरे समझ से बाहर है, क्योंकि
रशिया यूक्रेन का समझ लिए, मतलब टोटल सप्लाई जो क्रूड में है उसका हिस्सा कहीं 7-8-10% है। और ये जो प्राइस इंक्रीज है वो कहीं $90 से बढ़ के कहीं 100-110 तक आए, वो तो समझ में आ रहा है। पर 110 के ऊपर का मेरे ख्याल से जो बढ़ रहा है भाव, वो अफरा तफरी और डर का माहौल और जो युद्ध का डर, उस सब के कारण ज़्यादा नज़र आ रहा है। और मैं समझ रहा हूँ कि इंडिया का उसमें एक और स्टेप हम लोगों को थोड़ा सा समझ लेना चाहिए कि यूएस सैंक्शंस के बावजूद हम लोगों ने इंडिया रूबल का ट्रेड करके उनके साथ क्रूड के लिए एक सौदा किया है। और उसी के कारण मेरे ख्याल से अमेरिका के प्रमुख है, उन्होंने कहा था कि भाई इंडिया का जो स्टैंड है वो हम थोड़ा सा समझ नहीं पा रहे हैं और हमारे समझ से परे है, थोड़ा सा अलग है, क्योंकि ये नहीं करना चाहिए था उनके हिसाब से। अब हमारे खुद की एक देश की कंपल्सन है, इसको कैसे हम रिव्यू करें, कैसे देखें, वो एक हम लोगों को मेरे ख्याल से एक पूरा एपिसोड चाहिए उसके लिए, समझने के लिए और उसकी बात करने के लिए कि हम लोग जो अपने देश के लिए और हमारे खुद के हित के लिए कर रहे हैं, और एक रशिया के सामने जो स्टैंड लेना चाहिए ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे, जिस पे भी आपने कई सारे एपिसोड्स किए हैं और मुझे आपका उसमें जो व्यू पॉइंट है वो पता ही है, हमारे सब दर्शक भी जानते होंगे। तो इसके बीच में कहीं ना कहीं जो हम लोग कर रहे हैं और रूबल ट्रेड में हम लोग कर रहे हैं, इनफैक्ट मैं तो ये भी देख रहा हूँ कि हमारे जो फिल्म प्रोड्यूसर्स हैं इंडिया के, वो भी अपनी फिल्म अभी थोड़ी सी वहाँ अग्रेसिवली मार्केट करने के तौर पे है, क्योंकि हमारी बॉलीवुड की फिल्म पॉपुलर वहाँ है और हॉलीवुड ने अभी फिल्म देना वहाँ बंद किया है बिकॉज ऑफ सैंक्शंस देयर। तो हमारे जो इंडियन कस्टमर्स है, सब इंडियन जो सप्लायर्स है, वो कहीं ना कहीं एक इसका एडवांटेज लेने का जो अभी कर रहे हैं प्रयत्न, वो एक बिजनेस के तौर पे इवेल्युएट करना, एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे इवेल्युएट करना, और ये सब को काइंड ऑफ मद्देनजर देखते हुए इसको हम लोगों को होलिस्टिकली सोचना चाहिए। पर खैर मेन जो असर है आपका ये है कि हम आजकल जब जाएंगे पेट्रोल डलवाने, तब 1-2 रुपए से ज़्यादा अपने को उसकी चपत लगेगी। और मुझे तो उससे भी ज़्यादा जो तकलीफ हो रही है वो एलपीजी के प्राइस से हो रही है, क्योंकि देखिए पेट्रोल डीजल में आप तो थोड़ा कर भी सकते, गैस में क्या करेंगे आप, आपको लेना है लेना है। और 50 रुपए जो आप इसमें बढ़ा दिए हैं, मेरे ख्याल से वो मुझे लग रहा है कि हमारी रोजी रोटी देखने वाले के घर पे, किचन पे, उनकी रसोई पे एक मार लगाएगा। और वो मुझे लग रहा है कि आपके ये मंच के द्वारा मैं अपील करना चाहूँगा, और हमारी कहीं अपील सुनी गई है, तो मैं इसीलिए थोड़ा सा होपफुल हूँ कि एलपीजी का कोई ना कोई तरीके से हम लोगों को सब्सिडी दे के या कोई ना कोई तरीके से सरकार को अपने पर बेयर करके इसका जो मार है वो थोड़ा सा कम करना चाहिए, क्योंकि इसकी डिमांड ऑलमोस्ट इनफ्लेक्सिबल है। आप घर में पकाएंगे नहीं तो कैसे चलेगा। दूसरा, हम लोग इसके हेल्थ बेनिफिट भी देख रहे थे कि जो हमारे रूरल एरियाज में जो महिलाएं हैं, वो हम लोग मानते थे कि वो कहीं कोयला न जलाएं, बाकी के फ्यूल न यूज़ करें, धुआं वगैरह उनके हेल्थ को डिस्टर्ब न करे, उसके लिए एलपीजी हम लोगों को सस्ता फ्यूल, क्लीन फ्यूल लोगों को अवेलेबल करने की जो हम बात कर रहे थे, उससे मेरे ख्याल से ये जो स्टेप्स है वो बिल्कुल विपरीत दिशा में हम लोगों को ले जा रहे हैं। तो मैं अपील करना चाहूँगा कि एटलीस्ट एलपीजी का जो दाम बढ़ रहा है उसमें ज़रूर कुछ ना कुछ करना चाहिए। और पेट्रोल डीजल में जो कि हम लोग ये सब सौदे कर रहे हैं अपना क्रूड के, उसके हिसाब से मैं समझ रहा हूँ कि हमारा जो गुजराती में हम कहते हैं वो सुली का घाव सोए से हो जाएगा, कि भाई जो बड़ा घाव था वो एक छोटे घाव से अपना परिवर्तित हो जाएगा। ऐसे मुझे लग रहा है कि हम लोग एटलीस्ट प्राइस जो रिवीजन है उसको मैं कहीं सिंगल डिजिट में कन्वर्ट होते हुए देख रहा हूँ कि 1-2 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए से आगे शायद न बढ़े, ऐसी हम लोग सब अपेक्षा कर रहे हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, और मैं खुद कहूँगा जो सरकार 3 लाख करोड़ एक्साइज से कमा रही है पेट्रोल डीजल से, अगर उसको 30-40 हज़ार करोड़ का एक कुशन देना पड़े उसमें से एलपीजी के लिए, क्योंकि एलपीजी हर घर में जाता है एक्चुअली देखा जाए तो। हो सकता है पेट्रोल हर घर यूज़ ना करता हो, डीजल हर घर यूज़ ना कर, डीजल खैर हर घर ही यूज़ करता है इनडायरेक्टली देखा जाए तो। पेट्रोल शायद हर घर ना यूज़ करता हो, लेकिन गैस तो हर घर में यूज़ होती है, और वो पीएनजी के रूप में भी हो सकती है, पाइप नेचुरल गैस, या एक सिलेंडर के रूप में हो सकती है। तो वहाँ अगर उसे राहत दी जाएगी तो कम से कम हर गरीब को एक छोटी-सी राहत मिलेगी, क्योंकि ₹1000 का सिलेंडर अफ़ोर्ड करना इतना आसान बिल्कुल भी नहीं है। और साथ में नयन भाई, आज बहुत सारी खबरें थी सुबह कि स्टील के रेट 1000 से ₹1500 पर टन बढ़े हैं, अभी पिछले हफ्ते में।
जिसकी वजह से हर वो इंडस्ट्री जो स्टील पे डिपेंड करती है, एक्चुअली सारी इंडस्ट्री स्टील पे डिपेंड करती है देखा जाए तो हर इंडस्ट्री का जो इनपुट है वो तो महंगा हो जाएगा ना, क्योंकि स्टील तो एक बेसिक इनपुट मटेरियल है सारी इंडस्ट्री के लिए, चाहे सड़क बनानी हो, चाहे रेलवे बनानी हो, आपको कुछ भी करना हो, स्टील का उपयोग तो हर इंडस्ट्री में होता है नयन भाई। अभी जो इनफैक्ट आज मैं पढ़ रहा था अखबार में, जो गाइहेड करके यहाँ गुजरात की जो रियल एस्टेट एसोसिएशन है, उन्होंने आज ही निर्णय लिया है कि भाई जो भी वो कमर्शियल स्पेस या रेजिडेंशियल स्पेस या कोई घर बना रहे हैं या ऑफिसेज बना रहे हैं, वो हर यूनिट के दाम में वो कहीं 10% अपने प्राइस बढ़ा रहे हैं। क्योंकि रियल एस्टेट जो करने वाले हैं, सब बनाने वाले, आपने हीरानंदानी का नाम आगे करा, हम यहाँ ज़्यादा रियल एस्टेट वाले प्लेयर्स देख रहे हैं, वो सबको अभी एक प्राइस रिवीजन सीमेंट और स्टील में लगाई है, और स्टील में तो बहुत ज़्यादा लगा हुआ है। और वो आगे पास करे न करे, डिमांड पे इसका क्या असर होगा, वो सब अवढव में थे। मेरे ख्याल से अब उन्होंने एक थोड़ा सा एज एन एसोसिएशन, एज अ बॉडी, रियल एस्टेट डेवलपर्स बॉडी के तौर पे उन्होंने डिसीजन लिया है कि सब जो उनके मेंबर्स है वो अपना प्राइस घरों का, ऑफिसेज का, जो भी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट का है, वो कहीं 10% उनको बढ़ाना पड़ेगा, जस्ट टू पास ऑन द इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ बेसिक मटेरियल। तो आपने लेकिन जैसे नयन कहा वो भाई सब। दस दस जी परसेंट तो बहुत ज्यादा इंक्रीज है रियल एस्टेट में, बहुत जी बड़ा जी जी, इंक्रीज है तो। बड़ा इंक्रीज है, सही बात। पर उनका कहना है कि यदि आप स्टील का दाम देखें जो बढ़ा है, जैसे जैसे आपने आगे कहा, तो उसका, बोले, स्टील और सीमेंट का हमारे पे इतना इम्पैक्ट है। और आप फाइनली तो देखिए, हर बिजनेसमैन, व्यापारी को देखते हैं कि वो कोई ना कोई तरीके से अपनी बॉटम लाइन को बढ़ाने में हमेशा फोकस्ड रहते हैं। तो एक कई टाइम से थोड़ा सा बढ़ा नहीं पाए थे, और अभी उनको लगा कि ये स्टील का जो अभी लास्ट रिवीजन दाम का हुआ है, क्योंकि दे ऑल्सो प्ले साइकोलॉजिकली। देखिए, जब वो देखते हैं कि सबके मन में अभी स्टील का जो प्राइस है और बढ़ा है, उसके कारण एक एक्सेप्टेंस आया है, तो वो रेट का कहीं ना कहीं 5 से 10% इजाफा करने का उन्होंने एटलीस्ट यहाँ गुजरात में बॉडी में सोच लिया है। फिर पता नहीं महाराष्ट्र में क्या हो, शायद इसका इम्पैक्ट देखने के सेम बाद ही वो थोड़ा सा रहेगा, कम भी करेंगे। सेम ही रहेगा हाँ, इंडिया भर, जो गुजरात में और पूरे इंडिया में सेम होगा एक्चुअली देखा जाए तो। जरूर। और जैसे आपने कहा कि फिर भी यदि लोगों को बहुत लगता है और डिमांड पे इसका बहुत विपरीत असर आता है, तो उनको फिर कोई रिट्रैक्ट करनी पड़ेगी बात कि भाई ये 10%, 5%, 7% जो सोच रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं कोई स्कीम निकालेंगे, कोई डिस्काउंट देंगे। बट दे वांट टू कन्वे टू पीपल कि भाई आपको देखिए एक ज़्यादा प्राइस के लिए अब मानसिक रूप से तैयार होना पड़ेगा, और बिल्कुल आपने फाइनेंशियली सही आपको कहा, अपना पॉकेट तैयार करना पड़ेगा कि घर खरीदे या ऑफिस खरीदे, तो पुराने दाम पे अब नहीं मिल पाए। बिल्कुल आपने सही कहा, और ये सिर्फ स्टील के साथ नहीं हो रहा है, ये सीमेंट के साथ भी हो रहा है। जी मुझे लग रहा है आपकी आवाज नहीं आ रही है नयन भाई, आई कांट हेयर यू। आप आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। मुझे लगता है कि हमारी शायद बीच में थोड़ी-सी बातचीत बाधित हुई है यहाँ पर। हमने काफ़ी बातचीत कर ली थी एक्चुअली पेट्रोलियम प्राइसेस के ऊपर, और थोड़ी जो कमोडिटी प्राइसेस के ऊपर थी। शायद ऐसा लग रहा है कि कुछ बाधा आई है। हमारे मेहमान जो नयन भाई हमारे साथ में थे, लेकिन हम अपना प्रोग्राम कंटिन्यू रखेंगे, और इसके अंदर कुछ जो हमारे इश्यू थे, ख़ास तौर से हमारी कुछ फ़ोरकास्ट हैं जिनको कि थोड़ा-सा अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडर्ड एजेंसीज़ के द्वारा लोअर किया गया है। मुझे लगता है शायद वो अब वापिस आए हैं, देखता हूँ कि बिल्कुल। जुड़ पाएँगे। माफ आप करिए, वो आप आपकी आवाज बिल्कुल एकदम चली गई, और फिर अभी आप सुन पा रहे हैं मुझे? अब बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। वीडियो जी, भी ठीक आ जी, गया, जी। सब कुछ ठीक हो गया। वो जी, जी, जी। 1 मिनट तो का हाँ, जो डिसरप्शन था वो हो गया। नहीं डिसरप्शन नहीं था, मैं उसमें मोनोलॉग में जाके मैं बात करता रहता हूँ उसके अंदर मैं, थैंक यू ताकि सो मच। हाँ, तो वो रहता है हमारे पास तरीका। तो अब जी हम जी आते हैं जिसके बारे में मैंने अभी बात की थी, ग्रोथ फ़ोरकास्ट, जहाँ पर कुछ हमारी जो स्टैंडर्ड एजेंसीज़ हैं, उन्होंने भारत की फ़ोरकास्ट को थोड़ा-सा लोअर किया है, यूक्रेन के अंदर जो समस्याएँ हैं, युद्ध है उसके कारण से। नयन जी। भाई इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज ही जो खबर आई है उसमें एक तो फिच का जो था, जो एक ग्लोबल एजेंसी है, जी, उनका कहना है कि जो उनका मानना था कि 10.3% से हम लोग 22-23 में ग्रो करेंगे इंडिया एज एन इकोनॉमी, वो अभी उन्होंने रिवाइज किया है कहीं 8.5। तो एक कहीं 20-25% जीडीपी ग्रोथ को उन्होंने डाउनवर्ड रिवाइज किया। उनका कहना है कि हमारा जो डिपेंडेंस है एनर्जी पे,
इंपोर्ट पे, और उस पे जो असर होने वाला है और उसके जो कैस्केडिंग इफेक्ट और महंगाई पे जो असर होने वाला है, वो सब के कारण उनको लग रहा है कि हमारा ग्रोथ जो डबल डिजिट में हम 10 प्लस सोच रहे थे, इनफैक्ट 10.3, वो फिच ने डाउनग्रेड करके कहीं कर दिया है 8.5। तो उनका मानना है कि एक बड़ा असर पड़ेगा, और उनका आगे का मानना तो और मुश्किल है। उनका कहना है जो उसके बाद का साल है 22-23 का, ये बोले 23-24 में बोले हम लोग कहीं 5.5% के आसपास बढ़ेंगे, जो कि चाइना का 22-23 और 23-24 का वो कहीं 5-5.5% देख रहे हैं। और वही ओईसीडी का जो आया है आज, ओईसीडी ने भी डाउनवर्ड रिवाइज करके जीडीपी ग्रोथ के एस्टीमेट को, अब वो लोग मान रहे हैं कि कहीं 8.5% आएगा इंडिया का, और ग्लोबल उन्होंने डाउनग्रेड करके कहीं सोचा है कि ये 3.5 के आसपास परसेंटेज आ जाएगा। तो नैन भाई एक दीज आर सवाल वन उठ ऑफ, नैन भाई एक जी सवाल उठता है, वेरी लो बेस के ऊपर तो इंडिया ने इस साल में समझो 8.5-9% की ग्रोथ ले ली फाइनेंशियल ईयर 22 में, जब मार्च में अब खत्म हो रहा है। लेकिन इतने हाई बेस के ऊपर जहां 8.5-9% की हमारी ग्रोथ आएगी, ये हाई बेस माना जाएगा, बाद में 22-23 के लिए देखा जाए तो अगली मार्च 23 के लिए, तो वहां पर इतनी जंप वाला ग्रोथ आना क्या वास्तव में ही संभव लगता है, जबकि इन्फ्लेशन भी काफी हाई होने की संभावना है अब, जो बढ़ता ही जा रहा है, और हो सकता है कि यूक्रेन की वजह से कई बाधाएं आएंगी सप्लाई चेन के अंदर बाकी चीजों में। तो आपको लगता है कि हाई इन्फ्लेशन प्लस उसमें इतनी ज्यादा ग्रोथ आ पाएगी क्या? आपकी सही बात है। इनफैक्ट जैसे जैसे हम लोग ग्लोबली इन्फ्लेशन को देखते जा रहे हैं, और स्पेशली इंडिया में तो हम लोगों को फिर भी इन्फ्लेशन का थोड़ा सा आदत है कि वह हर चीज़ के दाम बढ़ते हैं, हर साल हम लोग थोड़ा सा इसके लिए प्रिपेयर रहते हैं। पर उन देशों में, यूरोप में, अमेरिका में, जहाँ उन्होंने इन्फ्लेशन कोई महसूस ही नहीं किया है, और नई पीढ़ी में वो देख रहे थे कि दाम कल ऑलमोस्ट सेम के सेम रहे हैं, ब्याज के दर भी ऑलमोस्ट उसके आसपास चल रहे हैं, उनके लिए एक नया अनुभव है। और ये जो ग्लोबल इन्फ्लेशन का एक इरा शुरू हुआ है, उसके कारण आपका बिल्कुल सही कहना है कि हर क्वार्टर हम लोगों को इसको देखना पड़ेगा। हम लोग मान लें कि अभी ये पॉसिबल है, और अगले क्वार्टर में क्या होगा उसके बेसिस पे आई थिंक इट वुड बी कंटिन्यूअसली अंडर वॉच, बिकॉज द होल वर्ल्ड इज गोइंग थ्रू अ डिफरेंट फिनोमिना। जी। हम लोगों को थोड़ी सी आदत है, वहां तो बिल्कुल नहीं है। तो इसीलिए इसको वो ग्लोबल जीडीपी को भी कहीं हम लोग 3, 3.5, 4% के आसपास जो समझ रहे हैं, उसको भी कंटिन्यूअसली दे आर ट्राइंग टू सी एंड ऑब्जर्व कि ये इन्फ्लेशन कहाँ ले जाएगा और कितना हमको एक्चुअली ग्रो करने देगा। एक थोड़े से एक दो टेल पीसेस हैं उनमें से कि सरकार की बड़ी रेड शुरू हो गई हैं बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के ऊपर, हीरो मोटर्स, हीरा अंदानी ग्रुप और कुछ और भी हैं, और जीएसटी की रेट्स भी काफी धड़ल्ले से चल रही हैं इस समय। और ये टैक्स रेट का टाइम नयन भाई वापस आया लगता है। ये सरकार ऐसा लगता है कि अब कुछ मन बना चुकी है कि इस लेवल पे पीछे कुछ टाइम से इंडस्ट्रियलिस्ट पे रेट्स हुई नहीं थी, तो जिसकी वजह से शायद उन्हें भरोसा हो गया था कि हमारे ऊपर रेट्स पड़नी बंद हो गई हैं। लेकिन इतने बड़े पैमाने पे वो भी हीरो मोटर्स के ऊपर रेट पड़ना या हीरा पे रेट पड़ना बड़ी खबर है एक मामले में देखा जाए तो। आपकी बिल्कुल सही बात है, और मैं समझ रहा हूँ कि ये दो-धारी तलवार है। देखिए, आप जब आप सरकार में हैं, जब आप राजा हैं, तो आपको एक क्लियर मैसेज भेजने का हमेशा मन होता है कि भाई जो भी मुझे लगेगा कि आप सरकार का जो नियम है उसको भंग कर रहे हैं कोई भी तरीके से, कोई भी टैक्स के रूप में, तो आपके लिए बहुत ही कड़ा अंजाम होगा। और ये जो आपको यदि कोई उदाहरण देना है, तो आप सबसे ज़्यादा बड़े प्लेयर्स को काइंड ऑफ टेक ऑन टास्क करने वाली बात करेंगे, क्योंकि छोटे प्लेयर को होगा तो मेरे और आपके रोजी रोटी के कार्यक्रम में वो आएगा भी नहीं। पर यदि आप कोई बड़ा चौंकाने वाला जो ग्रुप है उस पर करोगे, तो उसका कहीं मैसेज दूर तक जा सकता है। पर उसका दो धारी तलवार इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि उसका फ्लिप साइड ये है दैट दीज आर द पीपल हु क्रिएट जॉब्स। देखिए, ये लोग जीडीपी क्रिएट करते हैं, ये लोग जॉब्स क्रिएट करते हैं, ये लोग एक जाने माने नाम है, ये लोग एक रिस्पेक्टेड बिजनेस हाउसेज हैं। तो उसको यदि कोई तरीके से हम डिमोरलाइज करते हैं, तो उसका जो बड़ा असर होने वाला है वो ये कि उनके निर्भर कितनी सब्सिडियरीज हैं, उनके निर्भर कितने लोग एम्प्लॉयमेंट पाते हैं, उनके निर्भर कितने लोगों की रोजी रोटी चलती है, उनके घर में चूल्हा जलता है, उनको 2 वक्त का खाना मिलता है। तो यदि उन पे हम लोग डिमोरलाइज करेंगे, तो देखिए ये तो है कि वो रेट तो फेस कर लेंगे, पर हम लोग इंक्रीजिंगली देख रहे हैं कि जिनके पास पैसा है और जो
एक्चुअली अल्ट्रा नेटवर्थ हाई इंडिविजुअल्स है, वो कहीं विदेश में जाने की तो बात नहीं करेंगे। वुड दे फील कि भाई नहीं यूएई में जाके मैं सेटल हूँ, वो ट्रेंड शुरू ना हो, वो भी हम लोगों को देखना है कि भाई इंडियंस फील सेफ डूइंग बिजनेस हियर, दे फील कि यहाँ उनपे कोई गलत रेट नहीं होगी और सरकार उनके साथ चलेगी इफ दे आर क्रिएटिंग, इफ दे आर जीडीपी एक्सीलरेटर। देखिए जीडीपी की हम बात कर रहे थे, जीडीपी कौन से आएगी, मेरे और आपसे नहीं आने वाली है, वो हीरो ग्रुप से आएगी, वो जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेस से आएगी। तो वो कहीं ना कहीं इसको बैलेंस करना बहुत जरूरी है, टू गिव द मैसेज दैट गवर्नमेंट मीन्स बिजनेस और आप कोई भी टैक्स की चोरी नहीं चला लेंगे। और दूसरा कि आप जो बड़े लोग हैं उनको कंफर्टेबल फील कराना चाहते हैं, दे वांट टू एक्सपांड। देखिए वो वैसे कुछ भी ना करे पर एक्सपांड करना बंद कर दें, उनके दिल पे एक दहशत आ जाए, वहां बोले मैं बाहर नहीं जा रहा हूं पर मैं यहाँ अपना इतना बिजनेस करके बैठ रहा हूँ, इसमें मुझे आगे एक्सपांड करके कुछ नहीं करना है। ये मेंटालिटी भी आप नहीं स्प्रेड करना चाहते, तो मेरे ख्याल से इसके बीच में कहीं एक बैलेंस बना के हमको सबको चलना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और मार्केट में बहुत सारी आज खबरें थी कि इन दो बड़े इंडस्ट्रीज के ऊपर सरकार ने हमला किया है रेड के रूप में, लेकिन दो सबसे बड़े जो है उन पर हमला नहीं किया है। बड़ों के ऊपर हमला किया है लेकिन दो सबसे बड़ों पर हमला नहीं किया। ये भी बाजार में काफी बड़ी खबर है। और जाते जाते लालच नहीं छोड़ पा रहा हूँ कि एक थोड़ा अजीब सा टेल पीस आया है, आज या कल में आया है। भारत के पास $600 बिलियन का भंडार है विदेशी करेंसी का, और आरबीआई ने बहुत बड़ी चिंता व्यक्त की है कि मेरे पैसे का क्या होगा अगर मेरे ऊपर अगर सैंक्शन लग गई। $200 बिलियन अमेरिकन चेस्ट में रखा हुआ है, अमेरिकन वॉल्ट्स में रखा हुआ है किसी न किसी रूप में, चाहे बॉन्ड हो या जो भी हो, जैसे भी कहा जाए। ये इतनी चिंता क्यों है नयन भाई? देखिए अमेरिका, जैसे हमने शुरू में ही आपको मैंने कहा कि अमेरिका का हमारे रशिया के रवैये पे कमेंट करना और प्रेसिडेंट के लेवल से ये कमेंट आना, वो कहीं ना कहीं सबको थोड़ा सा एक चौकन्ना तो कर देती है। और इसमें हमने डिप्लोमेटिकली तो जवाब दे ही दिया है कि भाई ये हमारे जो ऑयल डिपेंडेंस और एनर्जी डिपेंडेंस इकोनॉमी है, उसको एक जो एनर्जी सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी है वो इसके बारे में कहीं कमेंट करे या पॉलिटिसाइज करे, वो हम लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है। पर जब आपने जैसे कहा कि एक बड़ा आपका जो फाइनेंशियल जो स्ट्रेंथ है वो वहीं कहीं जाके यूएस डॉलर में है, यदि आप बोल रहे हैं कि हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज का एक और मेरे ख्याल से चाइना का भी और सब देशों का बड़ा ये न्यूज़पेपर रिपोर्ट जो मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल और हर जगह है। आप मेरे ख्याल से थोड़ा गोल्ड में रखते हैं, बाकी का जो है वो कहीं ना कहीं यूएस डॉलर डिनोमिनेटेड ट्रेजरी बिल्स वगैरह में होता ही है, आपका हर देशों का होता है। तो इसीलिए अमेरिका जो थोड़ा सा दबदबा है वो भी इसके कारण है कि यूएस डॉलर इज द वर्ल्ड्स करेंसी, तो इंडियन रुपीज जैसे इंडिया की करेंसी है। तो इसीलिए अमेरिका का थोड़ा सा भी हमको टोकना, मेरे ख्याल से हम लोगों को थोड़ा सा एकदम, मेरे को लगता है हम लोग थोड़े अनईजी हो रहे हैं, अनकंफर्टेबल हो रहे हैं इस सिचुएशन में। क्योंकि एक ऑब्जर्वेशन और भी आई है कि पिछले 2-3 दिनों में भारत के साथ बातचीत के अंदर जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री जो मॉरिसन के द्वारा जो वक्तव्य दिए गए हैं, और रूस को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया इंडियन डेलीगेशन के सामने, मोदी जी के सामने। सो रिपोर्ट ये है कि entire Indian delegation, including Prime Minister, had been found red-faced when there was a severe criticism of Russia by Japanese Prime Minister and Australian Prime Minister, and they have condemned Russia in no words actually, and then Indians kept mum and could not say a single word there itself. So ये थोड़ी सी एक बड़ी डिप्लोमेसी के अंदर ऐसे आ जाते हैं, लेकिन उन्होंने वर्ड्स मिन्स नहीं किए हैं। उन्होंने ओपनली जो सैंक्शंस की भी बात की और बाकी बात भी है, तो उसके द्वारा इंडिया के लिए बड़ी एक रेड फेस्ड सिचुएशन हो गई है सारी की सारी। खैर इन्हीं शब्दों के साथ दर्शक मित्रों हम लेंगे आज्ञा और नयन भाई का करेंगे शुक्रिया अदा कि उन्होंने कीमती वक्त निकाला, हमारे साथ आए। बस माफी इस बात की दर्शक मित्रों की हम सोमवार को एक कार्यक्रम आपके साथ नहीं ला पाए, लेकिन हमारी कोशिश होगी कि स्वास्थ्य अच्छा रहे तो हम हर सोमवार आपके सामने आए और जो बहुत सारे विषय हैं बात करने के लिए उनको भी आपके सामने एक एक करके लेके आएंगे। नयन भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे साथ बिल्कुल स्वास्थ्य के लिए सब शुभकामनाएं, आप जल्दी ठीक हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट।